हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश पिस्टा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फ्रीडम मूवमेंट के अपने अगले दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि किस तरीके से हमारा फ्रीडम मूवमेंट शुरू होता है 1885 के बाद, और वहाँ पर पहले नरमदली जो कांग्रेसी नेता थे उन लोग का आधिपत्य था। बाद में फिर जब कांग्रेस का विस्तार हुआ, नए नए नेता आने शुरू हुए, तो फिर नरमदल गरमदल को लेकर झगड़ा हुआ और कांग्रेस का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बावजूद हमारे देश का आंदोलन चलता रहा। उसी समय बताया था कि राष्ट्रवाद का उदय विदेश में हो रहा था। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ जो पहला जन आंदोलन था, पहला पब्लिक मूवमेंट था, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, वो चला बहुत तेज़ी से और उस आंदोलन को सफलता मिली। बताया था 1911 के दिल्ली दरबार से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और उसी 1911 के दिल्ली दरबार में आपको बताया था कि एक और बड़ी घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं दिल्ली होगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात दिल्ली दरबार की आपको बताया था कि इसी दिल्ली दरबार के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जनगणमन लिखी थी, जो जनगणमन आगे चल के भारत का नेशनल एंथम बनी, राष्ट्रगान बनी। रविन्द्रनाथ टैगोर देश के इकलौते कवि हैं, दुनिया के इकलौते कवि हैं जिनकी कविताएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, एक भारत का जनगणमन और दूसरा बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। खैर, इसके बाद हमारा फ्रीडम मूवमेंट जो था, आंदोलन था, वो बहुत मंथर गति से चल रहा था। इस आंदोलन में फिर से जो गति आई, फिर से जो तेजी आई, वो 1916 में आई और एक नए आंदोलन का स्वरूप लेके आई, जो हालांकि भारत से नहीं बाहर से प्रेरित था। उस आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन या होम रूल मूवमेंट। ये जो होम रूल मूवमेंट था, इसका जो समय काल था 1916 में ये स्टार्ट हुआ। ये होम रूल मूवमेंट बेसिकली आयरलैंड से लिया गया था। आयरिश मूवमेंट चल रहा था, आयरलैंड का इंग्लैंड से टेंशन चल रहा था। तो आयरलैंड में वहाँ पर एक आयरिश नेता थे, रेडमंड। तो आयरिश नेता रेडमंड वहाँ पर चला रहे थे होम रूल मूवमेंट। तो इस होम रूल मूवमेंट की जो डिमांड थी, इनका जो मूलभूत बातें क्या थे, उस पर आपको बताते हैं कि इन होम रूल वालों की जो डिमांड थी कि जैसे इंडिया है, भारत है, भारत पर कंट्रोल किसका था? ब्रिटेन का कंट्रोल था। तो इस होम रूल वालों की जो डिमांड थी, होम रूल मूवमेंट की जो बेसिक डिमांड थी कि ब्रिटेन का जो भारत पर कंट्रोल है वो बना रहे। इससे लोग मना नहीं करते थे कि ब्रिटेन का ऐसा नहीं चाहते थे कि आज़ादी हो। अभी भी होम रूल आज़ादी की डिमांड नहीं कर रहा था। ये चाहते थे कि ब्रिटेन का जो भारत पर कंट्रोल है वो बना रहे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आंतरिक मामलों में, यानी ब्रिटेन का भारत पर जो कंट्रोल हो, भारत पर जो नियंत्रण हो, केवल बाहरी मामलों में हो, एक्सटर्नल मैटर्स में हो। इंटरनल मैटर्स यानी आंतरिक जो मामले हैं उसमें भारतीयों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए। एक तरीके से इंटरनल ऑटोनॉमी की बात कही गई थी। सीधी भाषा में कहें तो विदेश मंत्री आपका रहेगा, गृह मंत्री हमारा होगा। होम रूल, होम यानी भारत है, ये हमारा घर है, इस घर के अंदर का शासन किसको दिया जाए? भारतीयों को दिया जाए, और बाहर से ब्रिटेन का नियंत्रण बना रहे। तो इसी को नाम दिया गया क्या? होम रूल मूवमेंट। ठीक, तो ये आयरलैंड से प्रेरित था, आयरिश मूवमेंट से प्रेरित था। रेडमंड ने इसकी शुरुआत की थी। भारत में ये जो होम रूल चला, इस होम रूल में दो बड़े नेता थे जिन्होंने इस होम रूल का नेतृत्व इंडिया में किया। एक बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश नहीं थे, आयरिश थे, आयरलैंड की थी, और आयरलैंड का भी ब्रिटेन से बनता नहीं था, वहीं से वो लेके आई थी इसको। तो यही दोनों नेता जुड़े हुए थे और इन लोगों ने आपस में संपर्क किया था। उन्हीं दो लोगों ने मिलकर होम रूल की शुरुआत की गई थी। हालांकि इसमें जो शुरुआत थी, दोनों ने समझौता किया था। पहले तिलक ने अपना शुरू किया, बाद में एनी बेसेंट ने शुरू किया। तिलक का जो होम रूल था, इनकी शुरुआत हुई थी 28 तारीख को, 28 अप्रैल 1916, जबकि इनके 6 महीने बाद एनी बेसेंट ने शुरू किया था। इनका जो होम रूल शुरू हुआ था सितंबर 1916, यानी पहले तिलक ने शुरू किया था, फिर एनी बेसेंट ने शुरू किया था। तिलक के होम रूल के जो इनके सेक्रेटरी थे वो थे NC केलकर, यानी सचिव की अगर बात की जाए, सेक्रेटरी की NC केलकर। और जो एनी बेसेंट का होम रूल था, तो एनी बेसेंट ने अपने जो होम रूल की स्थापना की, इसके सेक्रेटरी थे जॉर्ज अरुंडेल तिलक के होम रूल के जो थे वो सेक्रेटरी थे। और इन लोगों ने आपस में कोई विवाद ना हो, आपस में कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है नेताओं के बीच, तो आपस में विवाद ना हो, तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया था कि अपना एरिया डिवाइड कर लिया था। तिलक ने अपना एरिया अलग बांट लिया था होम रूल का, और एनी बेसेंट ने अलग बांट लिया। तिलक का जो रीजन था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह का रीजन था। तिलक का जो क्षेत्र था, इनका एरिया देखा जाए, कर्नाटका,
महाराष्ट्र में बॉम्बे का रीजन छोड़ के, बॉम्बे में एनी बेसेंट थी, ठीक। बरार, ठीक। तो जो बरार का रीजन था, यहाँ पे तिलक आपने जो इसके थे इस होम रूल को आगे बढ़ा रहे थे। मध्य प्रांत था, एमपी जो हमारा था, उसमें भी तिलक ही थे। इसको छोड़ के बाकी देश भर में किसकी जिम्मेदारी थी? वो एनी बेसेंट की जिम्मेदारी थी। इस होम रूल के प्रचार के लिए इन लोगों ने अपने अपने अखबारों का भी प्रयोग किया, जिसमें सबसे तेज़ी से तिलक ने प्रयोग किया। तिलक ने अपने 2 न्यूज़पेपर इसके प्रचार में लगाए थे। तिलक का एक अखबार था केसरी और इनका एक न्यूज़पेपर था मराठा। तो केसरी और जो मराठा थे किसके न्यूज़पेपर थे? बाल गंगाधर तिलक के। केसरी जो चलता था ये इंग्लिश में चलता था, सॉरी केसरी चलता था वो मराठी में चलता था। और जो मराठा था वो इंग्लिश था, इंग्लिश में न्यूज़पेपर चलाते थे। और इन्हीं अखबारों के माध्यम से इन्होंने अपने होम रूल का प्रचार किया। एनी बेसेंट ने भी 2 न्यूज़पेपर चलाए थे। इनका एक अखबार चला करता था न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमनवेल्थ। तो ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके न्यूज़पेपर थे? एनी बेसेंट के। और केसरी और मराठा जो थे ये तिलक के थे। इन्हीं के माध्यम से इन लोगों ने अपना होम रूल चलाया। और तिलक, हालांकि जो एनी बेसेंट का होम रूल था वो ज़्यादा विस्तार में था, ज़्यादा बड़े में था। ज़्यादातर बड़े बड़े जो नेता थे, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है, मदन मोहन मालवीय थे। तो इस जैसे बड़े बड़े जो नेता थे वो इस एनी बेसेंट के आंदोलन से जुड़े हुए थे। तिलक का थोड़ा सा लिमिटेड था, क्योंकि तिलक के साथ कई लोगों का संघर्ष भी था, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जो नरम दलित थे, तो गोखले जी का तिलक के साथ बनती नहीं थे। तो गोखले जी की एक संस्था थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक संघ। तो सर गोखले जी ने अपने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर्स होम रूल में भाग नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो तिलक के कई सारे विरोधी थे, इस वजह से इनका जो क्षेत्र था थोड़ा सीमित था। एनी बेसेंट का कोई विरोधी नहीं था उनका, बड़े पैमाने पर चला। तो इसी के माध्यम से इन लोगों ने अपने ऑफिस खोले, अपने दफ्तर खोले, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना बढ़ाने का प्रयास किया। और उसी राजनीतिक चेतना के माध्यम से लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जागरूक किया। जैसे तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे। तो अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ने की प्रेरणा इन्होंने होम रूल के माध्यम से दी। एनी बेसेंट ने भी कहा कि भाई भारत अब अपने अधिग्रहों के लिए अब घुटनों पर नहीं है, यानी भारत अब डिमांड करने के लिए घुटनों पर झुक के डिमांड नहीं कर रहा, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। पहले क्या था कि नरम दलीय आंदोलन थे, आपको बताया था कि बिल्कुल हाथ पैर जोड़ कर रिक्वेस्ट करते थे। तो एनी बेसेंट ने कहा कि भारत अब अपने घुटनों के बल पर नहीं खड़ा, अब अपने पैरों पर खड़ा है और अपना हक मांगने के लिए तैयार है। तिलक ने डिमांड की कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक द्वारा अपने बेटे को उसका वाजिब अधिकार दे दिया जाए। यानी अगर ब्रिटिश सरकार भारत को पालन पोषण कर रही है, तो अब भारत के लोग क्योंकि जागरूक हो चुके हैं, भारतीयों को उनका अधिकार अपने समय पर मिल जाना चाहिए। तो ये आंदोलन चला कुछ समय तक, लेकिन फिर कुछ समय बाद इस आंदोलन में फिर गति इसकी मंद पड़ गई। गति ये मंद पड़ी कि तिलक जो थे, तिलक आपको बताया था कि बड़े एग्रेसिव लीडर थे, तेज तर्रार नेता थे। तो इन्हीं को एक ब्रिटिश सांसद थे वेलेंटाइन शिरोल। तो वेलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, फादर ऑफ इंडियन डिस्टर्बेंस। तो जब वेलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, तो इस बात से तिलक नाराज हुए और उनके ऊपर मुकदमा करने के लिए लंदन चले गए और उनके ऊपर महानानी का मुकदमा कर दिया, ठीक। तो जब डिफॉर्मेशन का केस किया लंदन ने, तो उसके लिए तिलक ने, तो उसके लिए तिलक कहाँ चले गए? लंदन। जब तिलक इसको छोड़ के लंदन चले गए तो इनका मूवमेंट समाप्त हो गया। उधर एनी बेसेंट को भी ब्रिटिश सरकार की तरफ से 1917 में अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, इसी होम रूल आंदोलन के लिए। तो जो एनी बेसेंट के लीग थे उन लोगों ने आंदोलन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश सरकार ने उनको जेल से रिहा कर दिया। और फाइनली 20 अगस्त 1917 एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन वापस ले लिया और होम रूल को समाप्त कर दिया, ठीक। तो इस प्रकार से ये होम रूल 1916-17 तक ही इसका सीमा था। अब ये जो होम रूल था, हालांकि इसको कोई बहुत खास सफलता नहीं मिली, लेकिन उस दौर में जब भारत में कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं थी, नरम दली जो राजनीति थी वो अब पुरानी पड़ती चली जा रही थी, तो एक राजनीति का माहौल बना के रखा था।
और इसी के बाद जब गांधी जी आते हैं, कहा जाता है कि महात्मा गांधी जब भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं तो महात्मा गांधी की राजनीति में प्रवेश करने के दौर में के पहले दौर में क्या उसकी शुरुआत में इस होम रूल मूवमेंट ने उनके लिए एक बैकग्राउंड तैयार रखा था। राजनीतिक कार्यकर्ता लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता जो जगाने का काम था, ये इस होम रूल मूवमेंट ने किया और आगे कुछ नया ये नहीं कर पाए। ठीक है, हालांकि एक जैसे एनी बेसेंट का ही स्टेटमेंट था कि मैं वैतालिक कार्य कर रही हूँ और सोते हुए देश को जगा रही हूँ, यानी लोगों को जगाने का प्रयास कर रही थी। हालांकि उस तरह से वो नहीं जगा पाए जितना कि गांधी जी ने अवेयर किया, लेकिन जब कोई नहीं था तो भी इस आंदोलन ने कोशिश की। खैर, और इस होम रूल आंदोलन का एक और प्रभाव पड़ा कि इसी होम रूल के इम्पैक्ट से जो भारत का जो नरम दलीय आंदोलन था, जो नरम दली धड़े के नेता थे, आपको बताया था मॉडरेटर्स जो थे नरम दल गरम दल वाले, तो नरम दली जो थी इसके बाद से बिल्कुल शांत हो गया और नरम दली राजनीति जो थी वो समाप्त हो गई। क्योंकि नरम दली आपको बताया था कि सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार से टकराने का साहस नहीं करते थे, तो इसलिए अब यहाँ से अब लोगों ने डिमांड करनी ब्रिटिश सरकार से शुरू कर दी थी। यानी अब तक हम मांग नहीं करते थे, लेकिन अब क्या होने लगे थे, डिमांड होनी शुरू हो गई थी। और आगे जब अभी हम लोग बात करेंगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस होम रूल आंदोलन की भी रही थी। ठीक, अब ये जो 1916 का साल था, इस 1916 के साल में एक और बड़ी घटना होती है। कांग्रेस का 1916 में लखनऊ सेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है। इस कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 3 बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली जो बड़ी घटना होती है लखनऊ सेशन में वो ये होती है कि पुराने जो नरम दली नेता थे, नरम दल और गरम दल, वो लोग आपस में मिल गए। 1916 का लखनऊ सेशन, तो पहली घटना जो थी नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए। दूसरी घटना थी एक लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो जो लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इस लखनऊ समझौते में जो 1909 में एक मिंटो मॉर्ले सुधार आया था, उसमें सांप्रदायिकता की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। ये कांग्रेस की पहली बड़ी गलती मानी जाती है। वो क्या थी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और जो तीसरी बात हुई थी 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, वो होता है गांधी जी। गांधी जी की भारत में सक्रिय राजनीति में जो एंट्री होती है, गांधी जी का जो भारत की सक्रिय राजनीति में प्रवेश होता है, वो 1916 के बाद होता है। 1916 में ही होता है और यहीं से गांधी जी शुरुआत करते हैं। 1917 से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बनते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे लेके जाते हैं। यानी अब हमारा शुरू होगा गांधी युग, गांधी जी का दौर। तो गांधी जी अपने आंदोलनों में नए नए तरीकों से, नए नए रणनीति से ब्रिटिश सरकार को हराने की कोशिश कर रहे थे और अंततः उनको सफलता मिली। तो गांधी जी की जो एंट्री होती है राजनीति में, वो कैसे होती है, वो किन परिस्थितियों में होती है, उनका अर्लियर लाइफ, उनके जीवन का बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।